स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक हमारे अतीत का चैप्टर 6 और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस चैप्टर में हम जनपद तथा महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उन वर्णों के बारे में जानेंगे जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित हैं। शुरू करते हैं चैप्टर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ को विशिष्ट पुरोहित संपन्न कराता था। इसमें राजा के द्वारा अपने लोगों की देखरेख में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। स्वतंत्र विचरण करते हुए घोड़े को जो राजा रोक लेता था उसे घोड़े के मालिक राजा से युद्ध करना होता था। यदि उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका अर्थ यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। वर्ण। गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। जिन ग्रंथों की रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई उन्हें उत्तरवैदिक ग्रंथ कहते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। इनमें कुछ समूह धनवान थे तथा कुछ निर्धन। वर्ण। पुरोहितों ने लोगों को 4 भागों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार निम्नलिखित 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब पढ़ते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण वे थे जिनकी उत्पत्ति आदि पुरुष के मुख से हुई है। इसका मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए इन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय। क्षत्रियों की उत्पत्ति आदि पुरुष की भुजाओं से हुई मानी जाती है। इसका मुख्य कार्य युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। विष या वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति आदि पुरुष की जंघाओं से हुई। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्र। इनकी उत्पत्ति आदि पुरुष के चरणों से हुई मानी जाती है। यह प्राचीन भारतीय समाज का चौथा वर्ण था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। अब देखते हैं वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपवेद तथा वेदांग, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक काल में सभा तथा समिति के कार्य। सभा एवं समिति 2 प्रमुख वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं थीं। सभा यह बड़े बूढ़ों की एक छोटी संस्था होती थी। प्रारंभ में इनमें स्त्रियां भी भाग लेती थीं, लेकिन बाद में इनका भाग लेना बंद हो गया था। यह आधुनिक राज्यसभा के समान थी। इनमें न्यायिक कार्य भी किए जाते थे। इसके सदस्य सुजान कहलाते थे। अब देखते हैं समिति। यह अपेक्षाकृत बड़ी सभा थी जो सामान्य लोगों की जनसभा होती थी। राजा का निर्वाचन करना इसका मुख्य कार्य था। इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था। यह आधुनिक लोकसभा के समान थी। जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह है। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर,
और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना तथा तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। महाजनपद काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इनके नाम से ही स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। गांधार और तक्षशिला ये पश्चिमोत्तर सीमा के क्षेत्र हैं जो आज भारत में नहीं हैं। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। कुरु इसकी राजधानी हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर का दूसरा नाम इंद्रप्रस्थ। इसमें दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र शामिल था। कौशल उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, अयोध्या और फैजाबाद का इलाका कौशल के अंतर्गत आता था। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वज्जी वैशाली वज्जी की राजधानी थी। राजगृह मगध की राजधानी थी। कौशाम्बी यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। पांचाल इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। अवंती और उज्जैन अवंती की राजधानी थी। अवंती उत्तर में ग्वालियर तक तथा दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। नेक्स्ट पॉइंट है कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। राजधानी की किलेबंदी करने के लिए चारदीवारी बनानी आरंभ कर दी गई। इसके लिए धन की आवश्यकता थी, अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। कारीगरों पर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। अखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मगध साम्राज्य। मगध का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह-अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। अब पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार के पिता भटिया ने तत्कालीन शासक बालक की हत्या कर 14 वर्ष की आयु में मगध का शासक बिंबिसार को बनाया। बिंबिसार हरियंक वंश का संस्थापक था। इनकी राजधानी राजगृह थी, जिसका वास्तुकार महागोविंद था।
बिंबिसार ने युद्धों व महत्वपूर्ण राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर मगध राज्य का विस्तार किया व उसे शक्तिशाली बनाया। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया और 492 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का बचपन का नाम कुणिक था। इसके जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना वज्जीसंघ पर विजय थी। इसने अपनी राजधानी राजगृह की किलेबंदी करवाकर उसे सुरक्षित किया। गंगा व सोन नदी के तट पर अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अजातशत्रु को पितृहीनता कहा गया। अजातशत्रु धार्मिक रूप से सहिष्णु था। अजातशत्रु की उसके पुत्र उदयन द्वारा 460 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई। राजा सिकंदर। पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजा बना। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। गण। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। वज्जी साम्राज्य। मगध के नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ के संबंधित थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और काम कर रहे दासों तथा औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को जान लेते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। गण संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दिग्ग निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1 है, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से कैसे भिन्न थी? आज के शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है, जबकि जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। महायज्ञों को करने वाले राजा जनपदों के राजा कहलाते थे। अश्वमेध इसी प्रकार का महायज्ञ होता था। प्रश्न 2, समाज में वे कौन कौन से समूह होते थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? समाज में रहने वाले दास दासी, स्त्रियां तथा कुंभकारगण की सभाओं में भाग नहीं ले सकते थे। प्रश्न 3, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? राजाओं ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किले बनवाए।
अन्य राजाओं के आक्रमणों से बचने के लिए महाजनपद के राजाओं ने किले बनवाए तथा किले के अंदर वाले लोगों पर आसानी से नियंत्रण किया जा सके। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल MKH को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स।